हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आप देख रहे हैं हमारा एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें हम आज चैप्टर नंबर 5 जो कि है नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, इंडिया के बारे में, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के एनसीईआरटी, दैट इज इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट से। इससे पहले की वीडियोस अगर आपको देखनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में देखिए, वहाँ पे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस अ लाइक बटन और कमेंट ज़रूर छोड़िए। तो आइए सीखते हैं डिटेल्स अबाउट इंडियाज नेचुरल वेजिटेशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट बुक से। और इसमें आप देखेंगे कुछ बातें बेसिकली क्वेश्चन से शुरू की गई हैं कि कभी आपने फॉरेस्ट एरिया विजिट किया है, कभी नेचुरल एरियाज में गए हैं, कभी विलेज में रहे हैं। ये सारी बातें यहाँ शुरू में की गई हैं। बट बेसिक आइडिया ये है कि आपका एक्सपीरियंस जानना जरूरी है कि क्या आप नेचुरल वेजिटेशन को समझते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन बेसिकली रेफर्स टू प्लांट कम्युनिटी एज अ होल, जिसको छोड़ दिया गया है अनडिस्टर्ब्ड लॉन्ग टाइम के लिए। तो लोग बोलेंगे कि क्या नेचुरल वेजिटेशन और फॉरेस्ट में अंतर है? यस। अगर सिंपली मैं फॉरेस्ट बोलूं तो फॉरेस्ट इंसान भी प्लांट करता है और नेचुरली भी उगता है, राइट। तो ये एक थोड़ा सा वेग कैटेगरी हो जाता है, इसीलिए हम इसको नेचुरल बोलते हैं, ताकि ये क्लियर हो कि ये अपने आप उगने वाला, किसी जगह पे पाया जाने वाला जो इंटायर वेजिटेशन कम्युनिटी है उसको नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। उसके अंदर बहुत सारे बाइफर्केशंस हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल स्पीसीज होंगी जो वहां के क्लाइमेट, वहां के सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट होता है और वहीं उगता है। ऐसे स्पीसीज को हम एंडेमिक स्पीसीज भी कहते हैं। और कुछ स्पीसीज होते हैं जो बाहर से भी लाए जाते हैं या आ जाते हैं, राइट, तो वो भी वहां उगने लगते हैं, तो उनको हम लोग इन्वेजिव स्पीसीज कहते हैं। तो आप देखेंगे कि इंडिया जो है वो एक बहुत वैरायटी वाला नेचुरल फीचर्स वाला रीजन है। तो इसी के लिए यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन भी बहुत वैरायटी का है, डाइवर्सिटी है यहाँ। राइट फ्रॉम हिमालय में अगर आप देखेंगे टेम्परेट वेजिटेशन है, वेस्टर्न घाट और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जो कि एवरग्रीन होता है। डेल्टा रीजन में आप देखेंगे तो मैंग्रोव्स आपको मिलता है, जो कि जिसके रूट्स बाहर निकले होते हैं, स्टिल्ट रूट्स वाले, राइट। और अगर आप देखेंगे राजस्थान जैसी जगह पे जहाँ पे कैक्टी के वैरायटी आपको देखने को मिलता है, या बबूल, कीकर, खेजरी ऐसे पेड़ देखने को मिलते हैं जो बुशेस और थॉर्नी वेजिटेशन में क्लासिफाई किए जाते हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है इंडिया का, फिजिकल डाइवर्सिटी, उसी की बात यहाँ फिर से हो रही है, लेकिन इस बार नेचुरल वेजिटेशन के एंगल से। तो टाइप ऑफ फॉरेस्ट की अगर बात करें हम लोग, तो ये नेचुरल वेजिटेशन का एक प्रिडोमिनेंट टाइप बताता है। तो आप देखिए, इंडियन फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स? 5 मेजर ग्रुप्स। ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन। अब एवरग्रीन का मतलब ये पेड़ सालों भर हरे भरे रहते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं इंटरप्रिटेशन। यही दूसरा है ट्रॉपिकल डिसिडुअस। डिसिडुअस में क्या होता है? शेडिंग ऑफ लीव्स होता है, हमेशा इसके पत्ते झड़ेंगे फिर नए पत्ते आएंगे। तो ये ट्रॉपिकल डिसिडुअस में मॉइस्ट एरिया का ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस और ड्राई एरिया का ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस। इससे पिछले चैप्टर में हमने मॉनसून और रेनफॉल पढ़ा है, तो उसके साथ इसका वेरिएशन आप देखेंगे मॉइस्ट और ड्राई का होता है। और फिर यहाँ ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है, जैसा कि आपने देखा गुजरात में, राजस्थान में, ड्रायर एरियाज में आपको ये देखने को मिलेंगे। फिर माउंटेन फॉरेस्ट, यानी माउंटेन से रिलेटेड है तो हिल स्लोप्स के ऊपर। और लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्वैम्पी मार्शी एरियाज हैं रिवर वैलीज के आसपास या उसके एंड पे, राइट। तो वहां पे आपको ऐसे स्वैम्पी फॉरेस्ट जिसको मैंग्रोव्स है। तो इसके डिटेल आप थोड़ा सा देखिए। तो शुरू से बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन की या सेमी एवरग्रीन की। तो इसका मेजर चीज क्या है कि सबसे ज्यादा बारिश वाला और टेम्परेचर वाले एरियाज में यह मिलेगा। तो जैसे जैसे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इंडिया में साउथवर्ड जाएंगे टुवर्ड इक्वेटर, तो इसकी डोमिनेंस आपको देखने को मिलेगी। जैसे वेस्टर्न घाट्स पे आपको मिलेगा, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आपको मिलेगा। और इसको कम से कम 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होता है और 22 डिग्री एवरेज एनुअल टेम्परेचर होना चाहिए यहाँ पे। यानी टेम्परेचर और मॉइस्चर दोनों इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे कि ये बहुत वेल स्ट्रेटिफाइड होता है, मतलब इसमें बहुत अलग अलग हाइट के ट्रीज, श्रब्स, बुशेस आपको मिलेंगे, राइट। तो टॉल जो वैरायटी होता है ट्रीज, ये आपका 60 मीटर्स या उससे ज्यादा तक भी जाता है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे कोई ज्यादा शेडिंग ऑफ लीव्स नहीं होती, कोई डेफिनेट टाइम नहीं है। और फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग जो है वो थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है, राइट। एवरग्रीन है, नाम से ही पता है आपको। कुछ स्पीसीज देखिए, रोजवुड, महोगनी, राइट, एबनी, एनी, ये जो स्पीसीज हैं ये हार्डवुड ट्रीज भी होते हैं, ये ध्यान रहे। अब बात करते हैं कि ये जो एरियाज है, इसके बगल वाले एरियाज अगर आप देखेंगे थोड़ा सा आसपास के लैटिट्यूड में, तो सेमी एवरग्रीन है। सेमी एवरग्रीन का मतलब इनका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मतलब ये जैसे केदार है, हॉलॉक है, केल है, ये ट्रीज जो होती हैं वो एवरग्रीन होती है, बट एक सीजन में कई बार इनका लीव्स भी झड़ता है। अब यहाँ मैप पे इसको मार्क करना बहुत जरूरी है। तो ऊपर में जो ये डॉट्स है ये माउंटेन फॉरेस्ट का है, आप देखेंगे यहाँ लेजेंड में दिया हुआ है।
राइट। ये जो डार्क एरियाज है, जहाँ जहाँ आप देखेंगे रिवर वैली है, चाहे वो नर्मदा का हो, गोदावरी का हो, राइट, आप हर जगह पे आप देखेंगे स्वैम्पी एरियाज, कृष्णा कावेरी का, यहाँ सुंदरबंस है, राइट, ये सब लिटोरल स्वैम्प वाले एरिया है। फिर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की बात जैसे आप करते हैं, तो ये चले जाइए आप राजस्थान गुजरात वाले साइड पे। और मेजोरिटी ऑफ इंडिया में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, जो कि आप ये वाला कैटेगरी में देखते हैं। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो है वो ये वेस्टर्न घाट्स पे, कुछ पोर्शंस ईस्टर्न साइड पे, राइट, तो ये आपको, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में यहाँ पे, और फिर अंडमान निकोबार आइलैंड्स में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये जो है कैटेगरी यहाँ नेचुरल वेजिटेशन का मैप पे दिया है, इसको प्रैक्टिस जरूर करिए, राइट। और एक बात कही गई है कि ब्रिटिश ने जब सर्वेज किए लैंड यूज के, लैंड रिकॉर्ड्स के, तो देखा कि इंडिया में ये फॉरेस्ट के वैल्यू जो है वो लोगों ने कमर्शलाइज नहीं किया। तो इन्होंने पहली बार कमर्शियल यूज के लिए चीजों को करना शुरू किया, और यहीं से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट शुरू होता है इंडिया में, ब्रिटिश राज में। खास करके आप देखेंगे हिल्स में ओक फॉरेस्ट जो थे गढ़वाल कुमाऊं में, इनको पाइन से रिप्लेस कर दिया ब्रिटिश ने, राइट। टी, रबर एंड कॉफी प्लांटेशन इंट्रोड्यूस किया, तो उसके लिए हिल स्लोप्स के पूरा डिफॉरेस्ट किया, राइट। टिम्बर का इंस्ट्रक्ट यूज किया, जैसे रेलवे का काम किया, या और गोडाउन्स बनाए, शिपिंग इंडस्ट्री में यूज किया, राइट। तो ये सारे आप देखेंगे ब्रिटिश ने कमर्शियल यूसेज शुरू करवाया फॉरेस्ट का इंडिया में। पहले नेचुरल वेजिटेशन को हम लोग उस तरीके से नहीं ट्रीट करते थे, राइट, ये चीज ध्यान रहे। तो जरूरत के हिसाब से करने वाले हम थे, सबसिस्टेंस लोग थे, हम कमर्शियल बन गए ब्रिटिश राज में। फिर आते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो यहाँ देखिए 70 to 200 आ गया सेंटीमीटर रेनफॉल, ये ट्रॉपिकल में मॉइस्ट वाला रेनफॉल वाला एरिया में, राइट। और इसी में आप देखेंगे मॉइस्ट में 100 से 200 सेंटीमीटर वाला रहता है, जहाँ की आप वेस्टर्न घाट्स में देखेंगे उड़ीसा में, तो इसमें कौन से पेड़ मिलेंगे? टीक, जिसको हिंदी में सागवान कहते हैं, साल का पेड़ है, शीशम है, हुर्रा है, महुआ, आमला, सेमुल, कुसुम, ये जो पेड़ हैं आपके सारे के सारे ट्रॉपिकल मॉइस्ट वाले हैं, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में ड्राई वाला देखेंगे तो इसका रेनफॉल थोड़ा सा नीचे आ गया, तो इसमें ड्राइनेस है, यानी कुछ एरियाज जहां थॉर्न फॉरेस्ट का बाउंड्री लगता है वहां मिलेगा, और उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे जगहों पे आपको देखने को मिलता है बहुत ज्यादा ये, राइट। और कुछ एरिया पेनिनसुलर प्लेटू में मिलता है। इसमें टीक बहुत कॉमन है, लेकिन उसके अलावा कुछ ग्रासी पैचेस मिलेंगे, कुछ ड्राई एरिया में आपको दूसरे तरह के फॉरेस्ट जैसे तेंदू लीव्स वाले, पाला, अमलतास, बेर, खैर, एक्सलवुड, ये सब आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ड्राइनेस में थोड़ा सा है, राइट। तो ये चीजें आप देख सकते हैं क्लियर कट। और बात करें तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में आएंगे तो वहां रेनफॉल सबसे कम होता है, तो आप जानते हैं 50 सेंटीमीटर या उससे कम रेनफॉल वाला एरियाज इंडिया में वेस्ट की तरफ, जहां पे मानसून का रेनफॉल जो है वो धीरे धीरे बहुत डिग्रेड कर जाता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, एमपी, उत्तर प्रदेश, बबूल, बेर, कीकर, नीम, खेजरी, पलास, ये सब मिलते हैं वहां पे। और यहाँ पे कुछ एक ग्रास भी मिलता है जो 2 मीटर तक का उगता है, जिसपे जानवर पलते हैं, टुसॉक ग्रास कहते हैं, राइट। तो ये टुसॉकी ग्रास ही एक तरह से आप देखेंगे थोड़ा सा ग्रासलैंड टाइप का जो वेजिटेशन है वो भी देखने को मिलेगा। फिर आ जाइए माउंटेन्स में, तो हिमालयन रीजन में आप देखेंगे ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन देखने को मिलता है इन सक्सेशन ऑफ दीज फॉरेस्ट। तो आप देखेंगे ऑल्टीट्यूड के साथ साथ ना ये कैसे बदलता है। तो सबसे पहले 1000 से 2000 मीटर ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेगा, वो बहुत कॉमनली आपको नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में, उत्तरांचल में, उत्तराखंड में, बेसिकली अभी पुराना टाइपिंग है ये, राइट। यहाँ ओक और चेस्टनट के पेड़ प्रीडोमिनेंटली मिलेंगे, बड़े पत्ते होंगे, राइट। जैसे जैसे हिल्स में आप बेस से ऊपर जाते हैं, पत्तों का साइज छोटा होता जाता है, ये कॉमनली देखेंगे आप। 1500 से 1750 वाले में आप पाइन फॉरेस्ट देखेंगे, चीर पाइन जो ब्रिटिश लेके आए, राइट। देवदार का पेड़ आपको मिलता है जो एंडेमिक स्पीसीज है इंडिया में। और फिर देवदार से आगे आप देखेंगे तो आपको ऊपर और थोड़ा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं। और चिनार जो कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देता है, कश्मीर में बहुत फेमस है। वॉलनट ट्रीज है, राइट, ये सब आपको मिलेगा वहां पे, जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट भी यूज होता है, इसका कमर्शियल यूज भी होता है अब। और ब्लू पाइन बहुत खास है, ये ब्लू पाइन और स्प्रूस जो है आपको उससे ऊपर के हाइट पे, यानी 2200 मीटर से ऊपर इंडिया में आप देखेंगे, जहाँ ट्री लाइन खत्म होता है वहां तक आपको ये मिलता है लगभग। तो इनको हम अल्पाइन फॉरेस्ट से जस्ट पहले वाला एरिया है। अल्पाइन कौन सा हुआ? जो स्नो लाइन वाला एरिया के आसपास, जिसमें सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, रोडोडेंड्रॉन, ये 3000 से 4000 मीटर ऊपर हिमालय में देखने को मिलता है। और इन सब एरियाज में देखेंगे एक्सटेंसिवली कौन जाते हैं ज्यादातर सीजन में? ट्रांस ह्यूमंस कम्युनिटी के लोग। कौन से लोग हैं? तो गुज्जर्स, बकरवाल्स, भूटियास, गद्दीज, ये कम्युनिटी जो है वो अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए सीजन में, स्नोफॉल कम होता है तो इन एरियाज में जाते हैं और रास्ते बनाते हैं, राइट। तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा वेजिटेशन कवर यहाँ पे कम है। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात कहा गया है कि अगर ये हिल स्लोप है
और ये अगर नॉर्थ फेसिंग है और ये अगर साउथ फेसिंग है इंडिया में, तो सनशाइन ज्यादा यहाँ होता है, तो यहाँ पे स्नो ज्यादा देर नहीं टिकता, तो यहाँ पे क्या होता है, पैस्चर उगता है। और यहाँ पे स्नो टिकता है तो इधर आपको ज्यादा फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा, राइट। यहाँ पे आपको देखेंगे ड्राई होगा नॉर्थ फेसिंग स्लोप, यहाँ पे मॉसेस लाइकन्स ऐसी वेजिटेशन देखने को मिलती है बहुत कॉमनली। तो नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग स्लोप को हम एस्पेक्ट कहते हैं, ये भी चीज ध्यान रखिए। अगर कोई बोले कि एस्पेक्ट ऑफ स्लोप क्या है, तो डायरेक्शन ऑफ स्लोप कैसे मैटर करता है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में हमेशा याद रखिए, नदर्न हेमिस्फीयर में साउथ फेसिंग स्लोप जो होता है उसको सनशाइन ज्यादा मिलता है। अब आते हैं, बात करते हैं यहाँ पे सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट में, जो कि नीचे के पेनिनसुलर इंडिया के फॉरेस्ट हैं। तो वेस्टर्न घाट्स, विंध्याचल, नीलगिरीज, इसमें 1500 मीटर आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कुछ पेड़, जैसे शोला फॉरेस्ट है, आपको दिखेगा टेम्परेट फॉरेस्ट कहाँ पे, तो नीलगिरीज में, अन्नामलाई में, पालनी हिल्स में। इसमें देखिए कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट स्पीसीज हैं, तो मैग्नोलिया, लॉरेल, सिंकोना, वॉटल, राइट। और ये सतपुरा और मैकाल रेंजेस में भी आपको देखने को मिलता है। अब आ जाइए आप कोस्टल एरियाज पे, जहाँ पे लिटोरल है डिपॉजिट्स या स्वैम्प एरियाज है, वहां पे आप देखेंगे कि ज्यादातर जो है वेटलैंड वाला एरिया है, और इसमें बहुत रिचनेस है स्पीसीज में, राइट। कुछ तो पैडी कल्टीवेशन में भी आ जाता है वहां पे, लेकिन इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हमारे नेशनल पार्क हैं, बर्ड सेंचुरीज हैं, जैसे चिलिका लेक है, केवलादेव नेशनल पार्क है, कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड जो है रामसार कन्वेंशन, उसके अंदर बहुत सारे आते हैं यहाँ पे साइड। तो अब देखिए वेटलैंड वाला एरिया में ग्रुपिंग देखिए, 8 कैटेगरी है टोटल। एक है जहां पे रिजर्वायर है डेक्कन प्लेटू वाले एरिया में, राइट। दूसरा है आपका वेस्टर्न कोस्ट वाला, जहां पे वास्ट सलाइन एक्सपेंसेस है, राजस्थान, गुजरात, गल्फ ऑफ कच्छ। तीसरा है आपका फ्रेश वाटर लेक्स वाला, रिजर्वायर्स वाला, गुजरात में, राजस्थान में, जैसे केवलादेव नेशनल पार्क है, और एमपी में है। फिर आप देखेंगे डेल्टा वाला और लगून वाला एरिया, जैसे चिलिका है। फिर पांचवा कैटेगरी है फ्रेश वाटर मार्शेस ऑफ गैंजेटिक प्लेन्स। और सिक्स्थ कैटेगरी है फ्लड प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र, मार्शी लैंड स्वैम्प्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और हिमालयन फुट हिल्स में। फिर आप देखिए सेवेंथ कैटेगरी लेक्स एंड रिवर्स ऑफ माउंटेन रीजन, जैसे कश्मीर में, हिमाचल में, लद्दाख में। यहाँ पे आपको वेटलैंड्स देखने को मिलता है, जैसे पैंगोंग लेक है और दूसरे लेक्स हैं, राइट। और फिर एट्थ कैटेगरी जो है ये आपका है अंडमान निकोबार आइलैंड वाले आर्क्स में, जहां पे आपको मैंग्रोव्स और बाकी के सॉल्टी मार्शी एरियाज में, टाइडल क्रीक्स में, मड फ्लैट्स, एस्चुरीज, ये वाले एरियाज में प्लांट्स देखने को मिलते हैं। अब देखेंगे ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक पिक्चर भी दिया गया है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट का रूट जो है कैसे हवा में लटका होता है, राइट। हैंगिंग रूट, स्टिल्ट रूट कहते हैं इनको। और इंडिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट 6740 स्क्वायर किलोमीटर का है, 7% मैंग्रोव इंडिया में है वर्ल्ड का। और क्लाइमेट चेंज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हो गया है, सी लेवल राइज के लिए भी, और खास करके कोस्टल बेल्ट के प्रोटेक्शन के लिए तो बड़े चर्चा में रहता है ये मैंग्रोव फॉरेस्ट, उसको थोड़ा ध्यान देंगे। और सबसे फेमस हमारे इंडिया में सुंदरबंस है वेस्ट बंगाल का, और अंडमान निकोबार के जो एरियाज हैं, नदी और गोदावरी और कृष्णा डेल्टा पे जो है मैंग्रोव, ये सबसे ज्यादा फेमस है। अब लास्ट में बात करते हैं थोड़ा कॉन्जर्वेशन एस्पेक्ट ऑफ फॉरेस्ट का। तो कॉन्जर्वेशन के लिए देखेंगे कि हमने नेशन वाइड बहुत सारे ऐसे ग्रीन कैंपेन्स लॉन्च किए हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप के लिए, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। तो आप देखेंगे हमारा 1952 में पहला पॉलिसी आता है, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी। उससे पहले ब्रिटिश का पॉलिसी था 1927 का, जो कि यहाँ नहीं दिया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं, सब वहीं से रेफरेंस लेते हैं। और 1988 में फर्दर हमारा इसका मॉडिफिकेशन होता है, और धीरे धीरे इन पॉलिसीज में हम थोड़े से आप देखेंगे सख्त होते जाते हैं, स्ट्रिंजेंट होते हैं। शुरू में बहुत लिबरल था, राइट। तो एक्सपेंशन ऑफ फॉरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट था कि इसमें क्या था, 33% हमको पूरे जोग्राफिकल एरिया इंडिया में क्या करना है, फॉरेस्ट करना है। अभी कितना हुआ है, 24.6 पे हैं हम। हमें अभी भी ये टारगेट मीट करना है कि 33% ऑफ द कंट्री शुड बी अंडर फॉरेस्ट कवर, राइट। अब इसको मेंटेनिंग इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी, रिस्टोरिंग फॉरेस्ट, सस्टेनेबिलिटी के लिए बात करते हैं, राइट। फिर आप देखिए नेचुरल हेरिटेज की तरह इसको देखते हैं। फिर सॉइल इरोजन को बचाता है, खास करके एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट्स को रोकता है। फिर पांचवा पॉइंट यहाँ दिया गया है कि फ्लड्स एंड ड्रॉट्स के लिए फॉरेस्ट कवर बहुत जरूरी है, डिग्रेडेशन से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। और खास करके जो हमारा फ्यूल, फॉडर, टिम्बर का रिक्वायरमेंट है, फूड का रिक्वायरमेंट है, वो भी बहुत ज्यादा आता है फॉरेस्ट एरिया पे, राइट। तो ये चीजें बहुत ध्यान में रखना है, इसीलिए फॉरेस्ट पे प्रेशर रिड्यूस करना है। और फॉरेस्ट एंड लाइफ का यहाँ पे एक दिया गया है रीडिंग आपके लिए, इसको आप देखिए कि फॉरेस्ट कैसे इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट राइट्स कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया में, ट्राइबल राइट्स कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोशल फॉरेस्ट्री दिया गया है, जिसमें ये स्टेप लिया गया 1970s में। आपको याद होगा 1970s में चिपको आंदोलन और ऐसे बहुत सारे आंदोलन का समय था इंडिया में।
तो यहाँ पे फॉरेस्ट और इसके प्रोटेक्शन के लिए लोगों ने बहुत काम किया, एनवायरनमेंट, सोशल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट कंबाइन हो गए। तो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने 1976 में सोशल फॉरेस्ट्री को तीन पार्ट में बांटा, अर्बन, रूरल और फार्म। तो अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में और फार्म, जो फार्म लैंड होता है या फार्म हाउसेज होते हैं लोगों के। तो अर्बन फॉरेस्ट्री आप देखेंगे, अर्बन एरिया में ग्रीनरी करनी है, यानी ग्रीन बेल्ट, पार्क, रोड साइड में, इंडस्ट्रियल एरिया में, कमर्शियल गार्डन, अभी फ्लाईओवर के नीचे आप देखते हैं। फिर देखिए रूरल एरिया में तो ऑब्वियसली कम्युनिटी बेस्ड, एग्रो बेस्ड फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर लैंड के साथ साथ फॉरेस्ट भी लगाओ, बीच बीच में खेती भी रखो। और एग्रो फॉरेस्ट्री बहुत फेमस हुआ काफी सारे एरिया में इंडिया में, राइट। तो इसमें आपको फूड, फॉडर और फ्यूल, टिम्बर, ये चार प्रॉब्लम सॉल्व करता है एग्रो फॉरेस्ट्री एक साथ, राइट। तो इसीलिए फूड, फॉडर, फ्यूल, टिम्बर का सॉल्यूशन इज एग्रो फॉरेस्ट्री, ऐसा बोलते हैं। और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री यानी कम्युनिटी अपने लिए खुद काम करे, राइट। जैसे कोई टेम्पल लैंड है या कोई कॉमन रिसोर्स है, हिंदी में इसको घर मजरुआ, खास और आम जमीन कहते हैं। जो आम जमीन है उसके ऊपर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज को सीपीआर भी कहते हैं, अगर आप सुनेंगे तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जो जमीन होती है, जहाँ पे कई बार मेला लगता है गांव में, या कोई ऐसे पब्लिक फंक्शन होता है, ऐसा कोई पैस्चर लैंड है, उसको कम्युनिटी लैंड कहते हैं। इस लैंड को कहा गया है कि आप फॉरेस्ट में कन्वर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन ड्राइव्स करिए, कम्युनिटी को उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। आप देखेंगे राजस्थान में ऐसे बड़े सारे इनोवेटिव आइडियाज हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे कि लोग बच्चे के जन्म पे भी पेड़ लगाते हैं, राइट। तो ये सब उसी के अंदर आप देखेंगे कम्युनिटी कितना स्ट्रांग है। ऐसे ही फार्म फॉरेस्ट्री की बात करें तो अब जो फार्म हाउसेज वाले लोग हैं, उनको आप कहेंगे कि अपने फार्म पे आप थोड़े से ट्रीज लगाइए और हम आपको सैपलिंग देते हैं, राइट। और वहां पे आप साथ साथ एग्रीकल्चर करिए, बाकी चीजें भी करिए, लेकिन आप फार्म पे एग्रीकल्चर के साथ साथ फॉरेस्ट भी लगाइए। फिर है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। तो इंडिया में आपको पता है कि 4 से 5% ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज है, राइट, पूरे वर्ल्ड का। तो बहुत ज्यादा डाइवर्स कंट्री है, तो एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए भी हमने बहुत सारा काम किया। तो देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ दिया गया है फॉर डिक्लाइनिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो ये ज्यादातर आप जानते हैं कि एक तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ फॉरेस्ट एक्सप्लॉइट हुए, फॉरेस्ट पे अगर असर आएगा तो ऑब्वियसली आपका एनिमल्स पे भी आएगा, दिस हैपेंड। तो अब देखेंगे एग्रीकल्चर के लिए, सेटलमेंट के लिए, रोड के लिए, रिजर्वायर के लिए, हाईवेज के लिए कितने फॉरेस्ट काटे गए, राइट। फ्यूल, वुड, फॉडर, इसके लिए। उसके बाद आप देखेंगे ग्रेजिंग एक इशू रहा है इंडिया में बहुत ज्यादा, और हंटिंग भी बहुत बड़ा इशू रहा है, और फॉरेस्ट फायर्स भी बहुत बड़ा इशू रहा है। तो ये सब मेन मेन रीजंस यहाँ दिए गए हैं। अब है कि कंजर्वेशन के लिए, तो आप देखेंगे कि हमारा जो पुराना ट्रेडिशन है, पंचतंत्र की कहानियों में आप सुनते हैं, जंगल बुक्स में आप देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिशनली फॉरेस्ट और उसके साथ इंसान रहने का इंडिया में। तो ये इनिशिएटिव 1972 जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ, वहां से जो मिसेस गांधी लौटी, तो उसके बाद इंडिया में बहुत सारे ऐसे एक्ट्स आए, जिसमें से पहला था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, WPA 1972। ये एक अम्ब्रेला एक्ट है जिसके अंदर सारे प्रोटेक्शन चीजें, और आगे ये लीगल फ्रेमवर्क देता है। अगर कोई चीज होती है तो लीगैलिटी यहीं से आता है, इसी फ्रेमवर्क से, इसी एक्ट से। इसी के तहत आपका नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, सारे एरियाज इस एक्ट के अंदर ही बने। और 91 में इसको थोड़ा और स्ट्रिंजेंट बनाया गया, इसमें अमेंडमेंट लाके, राइट। तो अभी आप देखेंगे यहाँ जो लिस्ट दिया है, 101 नेशनल पार्क, 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये लेटेस्ट नहीं है, थोड़ा और आप गूगल करके देखिए कि अब कितने हैं इंडिया में ऐसे। और हम लोग पार्ट हैं यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का, जिसमें हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व्स भी है। तो अब देखिए नीलगिरी है, नंदा देवी, नौकरेक, मानस, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार में है, सिमलीपाल है उड़ीसा में, पंचमढ़ी है, दिहांग दिबांग है अरुणाचल में, राइट। ऐसे ही दिब्रू सैखवा है असम में, कंचनजंगा सिक्किम, अगस्त्य मलाई, राइट। ऐसे करके आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा कि राइट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हमारे पास 18 है ना, 18 है हमारे पास, इंक्लूडिंग कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ लद्दाख एंड पिन वैली जो है हमारा। तो ये रिपोर्ट आप देखते हैं कहाँ से मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट से। तो इसका लेटेस्ट रिपोर्ट देखिए, ये 18-19 का रिपोर्ट है। आप 2023-24 का रिपोर्ट आएगा वो देखिए, आगे का रिपोर्ट देखिए, अपने आने वाले एग्जाम में कुछ नया हुआ है, कोई नया एडिशन हुआ है। और बायोस्फीयर का जो नेम्स था उसको आप मैप पे प्रैक्टिस करिए कि अमरकंटक कहाँ है, पंचमढ़ी कहाँ है, सिमलीपाल कहाँ है, मानस नौकरेक कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। नीलगिरी, अगस्त्य मलाई कौन से स्टेट में है, इसके आसपास और क्या चीजें हैं, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा आपको। और ऐसे ही प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 से, प्रोजेक्ट एलिफेंट है 1992 से, राइट। और इंडिया में 50 से ज्यादा टाइगर रिजर्व है अब, और ये सारी डेटा यहाँ दिया गया है, राइट। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये बहुत यूनिकनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए एम किया गया है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है। आप यूनेस्को के वेबसाइट पे भी जाके इसको जरूर देखिए, और देखिए कि कैसे ये वर्ल्ड नेटवर्क जो है हम क्रिएट कर रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स का।
तो मैं आशा करता हूँ कि ये नेचुरल वेजिटेशन से लेकर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन तक की जो बातें हैं इस चैप्टर में आपको अच्छे से समझ आई। क्विक रिवीजन के लिए बहुत कारगर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड आई होप कि आप इसको शेयर जरूर करेंगे, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन प्रेस करिए। इससे हमारा आउटरीच बढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। विल सी यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। बेस्ट विशेस।